Hello everyone and welcome back to the channel CSET Edge by Ayush sir and myself Aviral Tiwari, who is teaching you the economic and social issues subject for your RBI Grade B examination. And in the continuation of that particular series, we are here with our lecture 4, which will be related to our last topic, that is inflation. So yesterday we are discussing about the inflation and the types of inflation, where we have discussed about the demand pull inflation, cost push inflation, and the one kind of inflation has been left, that is structural inflation. So today we are going to discuss about the structural inflation. Okay, so let's start with our class. I hope you are enjoying the class, you are getting the points of the class, and also you are getting the notes of the classes. Okay, so before starting, let's recall the yesterday's topic. So yesterday we have discussed about demand pull inflation and cost push inflation, where we have discussed how demand pull inflation and cost push inflation comes. एंड उन क्लासेस में मैंने ये बात किया कि जो डिमांड है और जो सप्लाई है, उन दोनों के बीच बैलेंस की वजह से कैसे आपका इन्फ्लेशन आता है. बट समटाइम्स, most importantly, in developing economies like India, Latin America, श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, इन कंट्रीज में जो आपका इन्फ्लेशन रहता है वो मेजरली आपका डिमांड पुल, लेट मी स्टार्ट, सो मेजरली यहां पर आपका डिमांड पुल या कॉस्ट पुश से हटकर एक थर्ड टाइप का रहता है, दैट इज स्ट्रक्चरल. Because in these developing economies there are lots of problems which are persisting in the economy, and different kinds of problems. These problems can be of related to agriculture, they can be related to government finances, they can be related to other things like foreign exchanges. So इनकी वजह से जब इन्फ्लेशन आता है वो आपका स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन के रूप में आता है. इसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज बॉटलनेक इन्फ्लेशन. ओके, अक्सर हम लोग न्यूज में सुनते रहते हैं बॉटलनेक इन्फ्लेशन. आखिर ये बॉटलनेक इन्फ्लेशन है क्या, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, बॉटलनेक इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि समथिंग इज स्टक बिटवीन. ठीक है, कहीं पर कुछ फंसा हुआ है और जो डिमांड और सप्लाई का गैप है वो आपके नॉर्मल प्रोसीजर से नहीं, नॉर्मल थ्योरी से आपका वहां पर वो रिलेट नहीं कर पा रहा. देयर आर समथिंग एल्स. और जब हम इसको डीपली डिग करते हैं, बाय डिगिंग डीपर वी गेट फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि जहां पर आपका स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन हो सकता है. वो कौन कौन से पॉइंट्स है? तो बेसिकली हमको तीन एरियाज देखने को मिलते हैं जहां पर ये स्ट्रक्चरल आपका जो इन्फ्लेशन है ये लार्ज स्केल पे पाया जाता है. दैट इज, फर्स्ट है आपका एग्रीकल्चर. अभी हम एक एक करके इनको हम देखेंगे कैसे. सेकेंड वन इज योर गवर्नमेंट फाइनेंसेस. Okay, and the third one is the foreign exchange problem. ठीक है, तो बेसिकली जो आपकी ये तीनों के तीनों पॉइंट्स है ये ज्यादातर आपके कहां पर पाए जाएंगे, जो आपकी डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं. वो डेवलपिंग इकोनॉमीज जैसे आपकी इंडिया की इकोनॉमी हो गई, लैटिन अमेरिका की इकोनॉमी हो गई, या जो भी डेवलपिंग इकोनॉमीज है, जनरली इस तरह के इन्फ्लेशन वहां पर पाया जाता है. ठीक है, अब इनके क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या क्या रीजंस होते हैं, इन सबको हम एक एक बार करके देखेंगे. तो अगर हम इसको आगे बढ़े तो सबसे पहले हम यहां पर डिस्कशन करते हैं हमारे एग्रीकल्चर के बारे में कि आखिर एग्रीकल्चर में इसका इफेक्ट कैसे आता है. सी, हम सब जानते हैं कि जब एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं, लेट मी टेक द नेक्स्ट पेज, जब भी हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, ठीक है, सो द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर दिस काइंड ऑफ इकोनॉमीज इज द लैंड रिफॉर्म्स. देखिए इंडिया की अगर हम केस की बात करें कि इंडिया में बॉटलनेक इन्फ्लेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में क्यों है, तो उसमें जो सबसे मेजर आपका आता है वो एग्रीकल्चर आता है. और एग्रीकल्चर में आपका सबसे बड़ा पॉइंट आता है लैंड रिफॉर्म्स. देखिए इंडिया में लैंड रिफॉर्म्स एक बिगेस्ट फेलियर्स रहे थे. जनरली जो लैंड है वो कई स्पेसिफिक लोगों के पास कंसंट्रेटेड है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. ठीक है, कई लोगों के पास अननेसेसरी वो ऑक्यूपाइड है, सेंट्रलाइज्ड है, कंसंट्रेटेड है, जिसकी वजह से वहां पे प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, प्रोडक्शन हो नहीं रहा है. ठीक है, एक तरफ क्या है, वन साइड प्रोडक्शन इज नॉट गेटिंग डन, लेकिन अदर साइड पे क्या है, पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है. पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ यहां पर डिमांड भी इंक्रीज हो रही है. दैट मींस कि हमारी जो डिमांड इंक्रीज हो रही है लेकिन उसके हिसाब से हमारा प्रोडक्शन नहीं बढ़ पा रहा है. और प्रोडक्शन ना बढ़ पाने के कारण क्या है, उसके पीछे का कारण यह है कि वी हैव स्पेसिफिक लैंड इश्यूज. वो लैंड इश्यूज कौन कौन से हैं कि हमारे यहाँ पर जो लैंड्स हैं वो कंसंट्रेटेड है. कंसंट्रेटेड होने के अलावा यहाँ पर हमारी जो सप्लाई है वो प्रॉपर हो नहीं पा रही. जो लैंड टेन्योर सिस्टम है वो भी डिफेक्टिव है कि किसी के पास कभी भी लैंड छीन सकता है. उसके अलावा हमारे पास अगर हम देखेंगे तो कंसंट्रेशन जो है आपका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो कंसंट्रेशन का है. ठीक है, कुछ लोगों के पास एक्सेस में लैंड है जिस पर वो क्या है, कल्टीवेशन नहीं करते, या फिर अगर वो कल्टीवेशन करते भी हैं तो टेनेंट्स को उनके राइट्स नहीं है. अब जब टेनेंट्स को उनके राइट्स नहीं है प्रॉपर, तो व्हाई अ टेनेंट वांट्स टू प्रोड्यूस मोर,
ठीक है, जो टीनेंट है वो ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करना चाहेगा, वो इंटरेस्टेड नहीं रहेगा प्रोडक्शन करने में, ठीक है। जिसकी वजह से अल्टीमेटली होता है क्या है कि प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आती है, और जब प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन डिमांड को तो हम इंक्रीज कर ही रहे हैं लगातार, भाई पॉपुलेशन बढ़ रही है, फूडिंग इंक्रीमेंट तो होगा ही होगा। तो जब हमारी डिमांड इंक्रीज हो रही है, डिमांड इंक्रीज होने के साथ साथ हमारा प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, तो ऑटोमेटिकली हमारे जो प्राइसेस हैं दे विल बी गो अप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एग्रीकल्चरल जो आपका बॉटलनेक है वो आपका इसकी वजह से होता है। सेकेंडली अगर हम यहां पर बात करें तो एग्रीकल्चर में जो हम लोग करंट में टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो प्रिमिटिव टेक्निक्स है, ठीक है। तो ड्यू टू दीज प्रिमिटिव टेक्निक्स, हम ये प्रिमिटिव टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। और हमारे जो कंटेम्परेरी कंट्रीज है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो फर्स्ट वर्ल्ड जिसको हम बोलते हैं, वो हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, और वो एक छोटे से पैच में एक लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन कर पा रहा है। हम प्रिमिटिव टेक्निक्स का यूज कर रहे हैं, हम अभी भी जो है जो टिलिंग करते हैं वो हैंड के थ्रू करते हैं, हाथों के थ्रू टिलिंग कर रहे हैं, सोइंग कर रहे हैं, हार्वेस्टिंग भी हम हाथों के थ्रू कर रहे हैं। जिसके पीछे का रीजन क्या है कि जो कुछ लोगों के पास जमीन हैवी, जो डिस्ट्रीब्यूशन हैवी, वो बहुत स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशन है। दैट मींस कि जो लैंड एरिया है वो आपका बहुत छोटा छोटा, आप छोटे से आपके लैंड एरिया पर बड़ी बड़ी मशीनें नहीं चलाई जा सकती, ठीक है, तो प्रोडक्शन नहीं कर सकते। अदर देन दिस, जो हमारे पास सीड्स हैं वो भी बेटर क्वालिटी के नहीं है, हमें डिफेक्टिव सीड्स देखने को मिलते हैं। अक्सर जो है हम लोगों ने फार्मर से शिकायत सुनी होगी, ठीक है, आप लोग एग्रीकल्चर जब पढ़ते हो तो उसमें ये इशू भी रहता है कि जो फार्मर्स हैं वो HYV सीड्स के नाम पे सीड्स तो लेके आते हैं, बट एक्चुअल में उनको बहुत ही घटिया क्वालिटी के सीड्स मिलते हैं, जिसकी वजह से उनके प्रोडक्शन पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा पेस्टिसाइड्स का हम प्रॉपर यूज नहीं करते, वी डोंट हैव एक्सेस टू केमिकल फर्टिलाइजर्स, ठीक है। किसानों के पास अल्टीमेटली कौन सा फर्टिलाइजर रहता है, ले देके एक ही फर्टिलाइजर है, दैट इज यूरिया। अगर वो यूरिया से कुछ हटते हैं तो वो DAP एक आता है, डाई अमोनियम फॉस्फेट, उसको यूज कर लेते हैं। दैट मींस कि हम जो टेक्नोलॉजी है वो भी बहुत पुरानी ओल्ड स्कूल की यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो हमारा इंक्रीज नहीं हो पा रहा, एंड अल्टीमेटली अगेन जो हमारा प्रोडक्शन और डिमांड के बीच का फर्क है वो बढ़ेगा, और जब ये बढ़ता है तो प्राइसेस विल इंक्रीज। सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ बॉटलनेक। बॉटलनेक में क्या है, डिमांड लगातार इंक्रीज हो रही है, लेकिन जो सप्लाई है वो अभी भी स्टक है। जैसे मान लीजिए, जैसे बॉटल आपकी इस तरह की कुछ होती है, डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन यहां पर बॉटल का जो सिरा है, जो सप्लाई है, वो बहुत लिमिटेड है, ठीक है। तो यहां पर प्रॉब्लम आती है, और इस तरह के इन्फ्लेशन को बॉटलनेक इन्फ्लेशन कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ आपका क्या था, एग्रीकल्चर था। तो ड्यू टू एग्रीकल्चर आपका यहां पर क्या हो रहा था, ड्यू टू एग्रीकल्चर हमें यहां पर देखने को मिल रहा था कि देयर वाज इन्फ्लेशन। तो फर्स्ट तो हो गया इन्फ्लेशन, एग्रीकल्चर। सेकेंड जो रीजन यहां पर होता है आपका, वो हो जाता है यहां पर आपका गवर्नमेंट फाइनेंसेस। गवर्नमेंट फाइनेंसेस, ठीक है, गवर्नमेंट फाइनेंसेस। सी, अब जो आपके अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है टैक्स इवेजन की, ठीक है। यहां पर प्रॉब्लम होती है टैक्स इवेजन की, ठीक है। यहां पर प्रॉब्लम होती है लो टैक्स बेसिस की, लो टैक्स बेसिस की, ठीक है। यहां पर प्रॉब्लम होती है लैक ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक। अब इन सब चीजों को करने के लिए किसको आगे आना पड़ता है, गवर्नमेंट को आगे आना पड़ता है। भाई इंडस्ट्रीज को लगाना है तो PSUs लगाने पड़ेंगे, PSUs लगाओगे तब वहां पर लोगों को क्या मिलेगा, वहां पर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो डिमांड क्रिएट करेंगे, और डिमांड क्रिएट करेंगे तो प्रोडक्शन होगा, तो वहां पर बैलेंस बना रहेगा। बट होता क्या है, यहां पर हमारे यहां पर इंडस्ट्रीज नहीं है, ठीक। इंडस्ट्रीज को फाइनेंस करने के लिए, अब इन सब चीजों को फुलफिल करने के लिए, क्योंकि यहां पर गवर्नमेंट की अर्निंग तो हो रही नहीं, ना यहां पर इंडस्ट्रीज है, ना यहां पर टैक्स हो रहा है, और ना यहां पर हमारे पास टैक्स बेस ज्यादा है, ठीक है। टैक्स बेस का मतलब बहुत ज्यादा लोगों से टैक्स कलेक्ट नहीं किया जा पा रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद गवर्नमेंट अल्टीमेटली किस लिए मजबूर हो जाती है, तो गवर्नमेंट मजबूर हो जाती है डेफिसिट फाइनेंसिंग के लिए। गवर्नमेंट इज फोर्स्ड टू हैव डेफिसिट फाइनेंसिंग, दैट इज मनी प्रिंटिंग, यानी कि उसको एक्स्ट्रा मनी यहां पर प्रिंट करना पड़ता है। अब जो एक्स्ट्रा करेंसी प्रिंट होगी तो ऑटोमेटिकली हमारे यहां पर क्या होता है, जो प्राइसेस होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा मनी प्रिंट करने पर हमारे यहाँ पास जो परचेजिंग पावर होती है मनी की, वो रिड्यूस हो जाती है। भाई ये ऑब्वियस सी चीज है, बहुत ऑब्वियस सी चीज है कि भाई गवर्नमेंट के पास अर्निंग है नहीं, और गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि अपने लोगों को खाना दे, ठीक है। गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि वो वेलफेयर स्टेट की तरह काम करे, लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट दे, और ये सारे काम करने के लिए गवर्नमेंट पैसा कहां से लाएगी, तो जनरली वो पैसा कहां से लाती है, जनरली वो पैसा लाती है टैक्स कलेक्शन से, जनरली वो पैसा लाती है पब्लिक बोरोइंग से, ये सब तो करती है, लेकिन उसके पास ना पब्लिक बोरोइंग के लिए रिसोर्सेज हैं, ना उसके पास टैक्स कलेक्शन हो रहा है, इंडस्ट्रीज से भी उसको कोई प्रॉफिट हो नहीं रहा, तो अल्टीमेटली जो उसके पास सोर्स बचता है वो डेफिसिट फाइनेंसिंग का बचता है। अब डेफिसिट फाइनेंसिंग का बचता है, इसका मतलब क्या है, नए मनी के लिए प्रिंट किया जा रहा है, और जब नया मनी प्रिंट किया जाएगा, एक्स्ट्रा करेंसी हमारे सर्कुलेशन में आएगा, तो ऑटोमेटिकली वो परचेजिंग पावर को डिग्रेड कर देगा, यानी कि अब एक्स्ट्रा मनी वहां मार्केट में सर्कुलेट कर रहा है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज कर गए,
ठीक। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और चीज है कि यहां पर हमारे यहां पर क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, वी डोंट हैव मनी, हमारे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो हमारे पास प्रॉब्लम होती है लैक ऑफ सेविंग्स की। और जब लैक ऑफ सेविंग्स होती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारे पास लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है और अल्टीमेटली हमारे यहां पर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी स्टैब्लिश नहीं हो पाते। अब जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस कर सकते थे वो काम भी गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कुछ काम ऐसे थे, ब्रेड बनाने का काम है या बेसिक नीड्स के काम है, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बहुत एफिशिएंटली कर सकते थे, उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था। बट ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ द कैपिटल, ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट को वो अननेसेसरी के सारे काम भी करने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट पे बर्डन है वो बढ़ा हुआ है और अल्टीमेटली मार्केट में वो मनी प्रिंट करती जा रही है और करेंसी का वहां पर क्या आ रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, जो उसकी वैल्यू है, जो परचेजिंग पावर है वो डिक्रीज हो रही है। तो एक आपका रीजन हो जाता है गवर्नमेंट फाइनेंसेस का। अगर इसके अलावा अगर हम बात करें गवर्नमेंट फाइनेंसेस के अलावा, तो तीसरा जो हमारे पास रीजन आ जाता है, तीसरा रीजन हमारे पास होता है फॉरेक्स एक्सचेंज का। फॉरेक्स एक्सचेंज, देखिए फॉरेक्स एक्सचेंज की प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हमारे पास प्रॉपर अमाउंट में फॉरेक्स एक्सचेंज अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है, दैट मींस वी डोंट हैव प्रॉपर अमाउंट ऑफ फॉरेक्स एक्सचेंज। ठीक है, प्रॉपर अमाउंट का अनअवेलेबिलिटी है, अनअवेलेबिलिटी है। ठीक है, अब जब प्रॉपर अमाउंट की अनअवेलेबिलिटी है, ठीक, लेकिन हमारे यहां पर क्या है, प्रोडक्शन हो नहीं रहा। अब प्रोडक्शन हो नहीं रहा है तो इसकी वजह से क्या होता है, गवर्नमेंट को डिपेंडेंट रहना पड़ता है इंपोर्ट पे। ठीक है, गवर्नमेंट को इंपोर्ट पे डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है। अब इंपोर्ट कर रहे हैं, वो इंपोर्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि यहां पर खर्चा हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखें, ठीक है, उसके अलावा अगर देखें तो हमारे पास इंपोर्ट तो कर ही रहे हैं और एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं। दैट मींस देयर इज अ डिसबैलेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ठीक है, अब हम लगातार खर्चा तो कर रहे हैं, ठीक है, हम खर्चा कर रहे हैं इंपोर्ट पर, लेकिन एक्सपोर्ट के थ्रू हम अर्न नहीं कर रहे। तो अगर अर्न नहीं करेंगे तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है हमारे पास प्रॉपर अमाउंट की अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो क्योंकि हम ये भी चाहते हैं कि हम एक्सपोर्ट तो कर नहीं पा रहे, समझ रहे कहने का मतलब, हम एक्सपोर्ट तो कर नहीं पा रहे, तो हम क्या करते हैं, इंपोर्ट को और ज्यादा टफ करने की कोशिश करते हैं कि लोग इंपोर्ट कम करें। ठीक है, अब इंपोर्ट को टफ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट को टफ करने के लिए हमको पैसे को डिवैल्यूएट करना पड़ता है। डिवैल्यूएट करते हैं जब पैसे को हम डिवैल्यूएट करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि करेंसी जो है अब डिवैल्यू हुई, और जब करेंसी डिवैल्यू होगी दैट मींस इसका परचेजिंग पावर रिड्यूस हुआ। अल्टीमेटली इसका आउटर मार्केट पे इफेक्ट पड़ने की बजाय इनर मार्केट पे ही इफेक्ट पड़ जाता है और जो हमारे यहां पर इन्फ्लेशन है वो आ जाता है। तो ये जो बेसिक रीजंस हैं, यही आपके रीजंस हैं बॉटलनेक इन्फ्लेशन के लिए। आई होप आपको ये चीज काफी क्लियर हुई होगी। ठीक है, इसमें किसी को कोई इशू है तो कोई बता सकता है। ठीक है, तो बॉटलनेक इन्फ्लेशन के ये 3 मेजर इश्यूज होते हैं। इसके अलावा प्राइवेट लैक ऑफ प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सारी चीजें भी होती हैं, बट वो आपका जो मेजर है वो एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स, गवर्नमेंट फाइनेंस प्रॉब्लम्स और उसके अलावा फॉरेक्स एक्सचेंज प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि एक्सपोर्ट के थ्रू हम अर्न कर नहीं रहे हैं, एक्सपोर्ट के थ्रू अर्न कर नहीं रहे, इंपोर्ट की वजह से हम एक्स्ट्रा खर्च करते चले जा रहे हैं। उसके अलावा इस चीज को बैलेंस आउट करने के लिए क्योंकि हमको भाई मैनेज भी करना है चीजों को कि अननेसेसरी की चीजें इंपोर्ट ना हो, हमने पैसे को डिवैल्यू किया और जब पैसे को डिवैल्यू करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो परचेजिंग पावर है वो डिक्रीज हो जाएगी और मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाएगा, क्योंकि अब वही चीजें एक्स्ट्रा रेट्स पर मिल रही होंगी। क्लियर है चीज, आई होप ये चीज क्लियर होगी। तो बेसिकली हमने 3 रीजंस देखे जिनकी वजह से हमारे यहां पर इन्फ्लेशन आ रहा था, इन्फ्लेशन का मेजर रीजंस थे। अब सवाल ये उठता है कि हम इनको रोक कैसे सकते हैं, हाउ वी कैन काउंटर दी इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को काउंटर करने के क्या तरीके हैं। ठीक है, तो इन्फ्लेशन को काउंटर करने के 3 मेजर तरीके हैं। पहला है आपके फिस्कल मेजर्स, दूसरा है आपका मॉनेटरी मेजर्स और तीसरा है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। ठीक है, हमने अभी यहां पर डिस्कस नहीं किया हाउ टू मेजर इन्फ्लेशन। ठीक है, उसके लिए अलग से छोटा सा सेशन रहेगा, उसको हम बात करेंगे। ठीक, देखिए अब यहां पर अगर हम बात करें तो 3 तरीके के आपके यहां पर रहते हैं, फिस्कल मेजर, मॉनेटरी मेजर और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स रहते हैं, जिसमें अलग अलग बॉडीज रोल प्ले कर रही होती है। जैसे अगर हम फिस्कल मेजर्स की बात करें, फिस्कल पॉलिसी मेजर्स की बात करें, तो ये किसकी रिस्पांसिबिलिटी है, ये गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है। गवर्नमेंट क्या करेगा, फिस्कल मेजर्स के थ्रू इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, यानी कि वो आपकी फिस्कल पॉलिसीज बनाएगी गवर्नमेंट लेवल पे।
लेकिन सारा काम गवर्नमेंट अकेले नहीं करती और हर वक्त गवर्नमेंट भी इंटरफेयर नहीं करती। इसीलिए जो प्राइमा फेसी जो बेसिकली इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करता है, वो ड्यूटी किसकी होती है हमारे यहां पर? वो ड्यूटी होती है आरबीआई की। यानी कि आरबीआई इज द फर्स्ट प्राइमा फेसी अथॉरिटी जो इन्फ्लेशन पर अटैक करती है जब भी मार्केट में इन्फ्लेशन आ रहा होता है। कैसे करती है उसके बारे में भी हम देखेंगे। ठीक है, तीसरा है यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स में किसका होता है? एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, प्रशासन का काम होता है, और वो डिफरेंट तरीकों से यहां पर डिफरेंट तरीकों से ये इंश्योर करती है कि हम इन्फ्लेशन को यहां पर क्या कर सके, रोक सके। एक बात याद रखिएगा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं दे आर जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री दे आर जस्ट सप्लीमेंट्री टू दीज टू मेजर्स। यानी कि जो मॉनेटरी मेजर्स और फिजिकल मेजर्स हैं इनके लिए एक एज अ सप्लीमेंट्री काम करते हैं। प्राइमा फेसी उनका कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट यहां पर नहीं पड़ता है या बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं होते हैं। एक एक करके अगर हम तीनों मेजर्स की बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें फिजिकल मेजर्स की, तो फिजिकल मेजर्स में यानी गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट कैसे यहां पर इंश्योर करती है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। तो सबसे पहली जो यहां पर चीजें कर सकती है गवर्नमेंट, वो क्या कर सकती है बताइए? तो सबसे पहली चीज जो आपका गवर्नमेंट करती है वो करती है टैक्स रेट्स को इंक्रीज करके, टैक्स रेट्स को इंक्रीज कर। देखिए जनरली क्या होता है, अगर हम मार्केट में लोगों के पास परचेजिंग कैपेसिटी को डिक्रीज कर दे, कल मैंने आपको बताया था डिमांड विल ओनली बी क्रिएटेड व्हेन देयर इज अ डिजायर along with the कैपेबिलिटी। तो अब यहां पर क्या किया जाए, हम क्या करते हैं, हम कैपेबिलिटी को रिड्यूस कर दें। अब कैपेबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो टैक्स रेट्स को इंक्रीज कर सकते हैं। दैट मींस चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं कि हम चाहते हैं कि लोग जो है अब परचेजिंग ना करें। तो परचेजिंग ना करें इसका मतलब जो उनकी डिस्पोजेबल इनकम है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो जब डिस्पोजेबल इनकम को रिड्यूस करने का जो प्रोसेस होता है उसके अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, उसके अंतर्गत हम टैक्स रेट को इंक्रीज करेंगे। जो डिस्पोजेबल इनकम होती है वो रिड्यूस हो जाएगी, और जैसे ही वो रिड्यूस होगी वहां पर क्या होगा, वहां पर सीधे सीधे जो है आपका जो परचेजिंग हो रही है वो कम हो जाएगी, मार्केट में जो डिमांड है वो ऑटोमेटिकली गिर जाएगी, और जिसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। ठीक, दूसरी चीज क्या कर सकती है, दूसरी चीज यहां पर गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए करती है जनरली, वो क्या करती है, टू इंक्रीज द सप्लाई इन द मार्केट्स। जैसे जनरली क्या होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में आपकी महंगाई आ गई तो गवर्नमेंट के पास स्टोर्ड है, जो ग्रेन्स है, ग्रेनरी है, वो स्टोर्ड है, या गवर्नमेंट के पास अलग अलग प्रोडक्ट स्टोर्ड है, तो वहां पर मार्केट में स्मूथ सप्लाई इंश्योर करती है गवर्नमेंट, कि यहां पर मार्केट में क्या करेगी, जो सप्लाई है वो इंश्योर करेगी। ठीक है, यानी कि प्रॉपर बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। प्राइमा फेसी गवर्नमेंट यही करती है, डिमांड एंड सप्लाई के बीच में एक बैलेंस बनाने की कोशिश करती है। तीसरी चीज, अगर मान लीजिए कि कोई चीज का प्रोडक्शन हमारी कंट्री में नहीं हुआ है तो वो इंपोर्ट भी करती है अपने लेवल पर, यानी कि गवर्नमेंट के लेवल पर जो वो होता है वो इंपोर्ट हो जाता है, जहां पर मार्केट में अवेलेबिलिटी हो जाती है प्रोडक्ट की, और जिसकी वजह से जो प्राइसेस होते हैं वो कूल डाउन हो जाते हैं। तो ये आपके मेजर आपके गवर्नमेंट मेजर्स होते हैं जिनसे गवर्नमेंट आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा हमारा होता है मॉनेटरी मेजर्स। मॉनेटरी मेजर्स की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका कौन हैंडल करता है, ये आरबीआई हैंडल करता है, और आरबीआई इज द प्राइमा फेसी अथॉरिटी टू टैकल विद द इन्फ्लेशन, यानी कि इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए फर्स्ट अथॉरिटी होती है। और यहां पर आरबीआई क्या करती है, आरबीआई जनरली आपके जो उनके लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी रेट्स होते हैं, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट है ना, जो आपके टर्म रेपो रेट, ये सब चीजें होती हैं, इसको इंक्रीज कर देती है। ध्यान दीजिएगा, दोनों को इंक्रीज कर देती है, रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया, रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया, जिससे क्या होगा, मार्केट में जो बोरोइंग होती है वो कॉस्टली हो जाती है। अब जब कॉस्टली बोरोइंग हो रही है तो लोग बोरोइंग कम करेंगे, और अल्टीमेटली क्या होगा, कम बोरोइंग होने की वजह से मार्केट में क्या होगा, कम पैसा पहुंचेगा, जिसकी वजह से डिमांड रिड्यूस हो जाती है और प्राइसेस कूल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देती है, इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देती है। इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने से क्या हो जाता है, लोग ज्यादा सेविंग्स में इंटरेस्टेड हो जाते हैं। भाई ऑब्वियस सी बात है कि जो पहले एक्सपेंडिचर कर रहा था, जो पर्सन खर्च करना चाह रहा था, वो देखेगा कि हमें आरबीआई 7% का इंटरेस्ट रेट दे रहा है, ठीक है, तो हम कुछ समय के लिए खर्च नहीं करते, दैट मींस आई विल इन्वेस्ट दैट पर्टिकुलर अमाउंट इन दी बैंक अकाउंट्स। तो इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम जाएंगे मार्केट में और सेविंग्स करना शुरू कर देंगे, और सेविंग्स होंगी, और सेविंग्स होने से क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली मार्केट में पैसा कम हो जाएगा, डिमांड रिड्यूस हो जाएगी, प्राइसेस कूल डाउन हो जाएंगे। ठीक, अदर देन दिस आरबीआई रिजर्व रेशियोज जो होते हैं आपके, उनको इंक्रीज कर देता है, जैसे सीआरआर और एसएलआर है, सीआरआर एंड एसएलआर जैसी चीजें जो हैं
यहां पर आरबीआई इनके थ्रू भी क्या करता है, मार्केट में प्राइसेस को कूल डाउन करने की कोशिश करता है कि अमाउंट को हम बोरो कर लेंगे, खींच लेंगे मार्केट से, स्क्वीज आउट करेंगे। जैसे ही मार्केट से एक्स्ट्रा जो मनी सप्लाई हो स्क्वीज आउट होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, मार्केट में प्राइसेस आपके कूल डाउन हो जाएंगे। और इसके अलावा ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जहां पर सिक्योरिटी का बाई एंड सेल होता है, जहां पर सिक्योरिटीज को खरीदा एवं बेचा जाता है, सिक्योरिटीज यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो वो वाला काम भी आपका आरबीआई यहां पर कर रहा होता है। और भी बहुत सारे मेजर्स होते हैं। जब मॉनेटरी पॉलिसी हम पढ़ेंगे डिटेल में, तो मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स में सारी चीजें डिस्कस कर रहे होंगे। आई होप ये चीज क्लियर होगी। आगे बढ़े तो नेक्स्ट है हमारा लास्ट जो है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स है। एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स की जब हम बात करते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स का मतलब ये है कि कभी कभी आरबीआई और गवर्नमेंट जो है इनिशियली एक्ट नहीं करती। जैसे मान लीजिए सडनली टमाटर और प्याज के प्राइसेस बढ़ गए, ठीक है, तो वहां पर तुरंत आके आरबीआई इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाने लग जाएगी, ना गवर्नमेंट आपका टैक्स रेट बढ़ाने लग जाएगी। यहां पर क्या करना होता है, एडमिनिस्ट्रेशन को काम करना होता है। एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या है, टू अवॉइड होल्डिंग। एडमिनिस्ट्रेशन का यहां पर काम है टू अवॉइड होल्डिंग, ठीक है, होल्डिंग को रोकना, ठीक है, कि जो जमाखोरी हो रही है, होर्डिंग हो रही है, उसको रोको और मार्केट में जो सप्लाई है उसको स्मूथ मेंटेन रखो, ठीक है। उसके अलावा टू अवॉइड ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक मार्केटिंग को यहां पर रोकने का कोशिश की जाती है कि जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, यानी कि जो मेन मार्केट है, जो आपकी नॉर्मल मार्केट से, उसको अवॉइड करके, उसको बाईपास करके एक ब्लैक मार्केट क्रिएट की जा रही है, एक पैरेलल मार्केट क्रिएट की जा रही है, जहां पर आपके कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल प्राइसेस पे वो सारे प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें भी वहां पर देखनी होती हैं और ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। साथ ही साथ जो आपका कंस्ट्रेंड मटेरियल्स हैं, जो भी कंस्ट्रेंड गुड्स हैं, उनके एक्सपोर्ट पर भी बैन लगा सकता है एडमिनिस्ट्रेशन। एक्सपोर्ट पर भी बैन लगाता है, किसके, जो आपके कंस्ट्रेंड मटेरियल्स हैं। अब इंडिया का बासमती, ठीक है, इंडिया में मिलेगा 250 रुपए पर केजी, और वो आपका जो है यूरोप में बिक रहा है जाके 180 रुपीज पर केजी। तो ये चीज अच्छी नहीं है। इंडियन प्रोडक्ट पहली बात तो इंडियन मार्केट्स में बिकना चाहिए। उसके बाद जो रेजिडुअल प्रोडक्ट्स हैं, नॉट रेजिडुअल बट उसके जब हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड्स हैं वो फुलफिल हो जाए, उसके बाद आप बाहर के मार्केट में भेजिए, देन इट विल बी गुड। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि जो कंस्ट्रेंड मटेरियल्स हैं उनके एक्सपोर्ट पर भी बैन लगाने की कोशिश की जाती है। तो इन सारे मेथड्स की वजह से, इन सारे तरीकों की वजह से क्या कह सकते हैं हम, ऑटोमेटिकली हमारा जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में आने लग जाता है, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये सारे मेथड्स एक दूसरे के सप्लीमेंट काम की तरह काम करते हैं, मतलब कोई भी इंडिविजुअली एक्ट नहीं करता, ठीक है, सबका अपना अपना रोल है, तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग एक्ट कर रहे होते हैं। सो आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। सो नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे, और मॉनेटरी पॉलिसी से पहले हम ये देखेंगे कि इन्फ्लेशन को मेजर कैसे करते हैं। मेजर करने के बाद हम मॉनेटरी पॉलिसी को पढ़ेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स को पढ़ेंगे, और उम्मीद करेंगे आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और ऑल्सो कमेंट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। आपको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कंसर्न है, आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और उनको जो है हम सॉल्व करने की कोशिश नेक्स्ट क्लास में कर रहे होंगे। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।